सोचें, एक ऐसा जबरदस्त बहरान जहां एक लीडर पर सबसे संगीन इल्जाम लगाया जा रहा है और पूरी कौम की नजरें उसके जवाब पर टिकी हैं। आज हम अली इब्ने अबी तालिब के उसी तारीखी खुतबे का तज्जिया करने जा रहे हैं, वो खुतबा जहां अल्फाज ने तलवार का काम किया। तो सवाल यही बनता है ना कि जब हर तरफ ऐसी अफरा तफरी हो और इतने संगीन इल्जामात हों, तो कोई लीडर जवाब देता कैसे है? यही वो सवाल है जो असल में हमें इस खुतबे के बिल्कुल मरकज में ले जाता है। इस खुतबे को ठीक से समझने के लिए ना जरूरी है कि हम उस वक्त के माहौल को, इस इंतशार को महसूस करें। देखें, तीसरे खलीफा का कत्ल, इसने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जिसने पूरे माशरे को बिल्कुल जड़ों से हिला कर रख दिया, और इससे एक बहुत ही खतरनाक सियासी खला पैदा हो गया था। ये बहरान ना अचानक नहीं आया, ये तो जैसे एक जंजीर की कड़ियों की तरह था। सबसे पहले खलीफा का कत्ल हुआ, फिर उससे पूरा मुआशरा दो हिस्सों में बढ़ गया, और फिर सीधा इल्जाम आ गया अली इब्ने अबी तालिब पर। बस यही वो लम्हा था जब तारीख ने उनसे जवाब मांगा, और इस जवाब में उन्होंने ये खुतबा दिया। तो अब आते हैं इस तनाज़े के असल मरकज़ की तरफ। अली इब्ने अबी तालिब पर एक बिल्कुल सीधा और सच कहूं तो बहुत ख़तरनाक इल्ज़ाम लगाया गया। इस इल्ज़ाम ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो सबके सामने आकर जवाब दें। और ये कोई मामूली सियासी इल्ज़ाम नहीं था, नहीं, ये तो खून और हक का मामला था। तो यहां पर बेसिकली दो अलग अलग कहानियां आमने सामने थी। एक तरफ से इल्जाम था कि अली इस खून के जिम्मेदार हैं, और दूसरी तरफ से जवाब आ रहा था कि रोको, इंसाफ वो लोग मांग रहे हैं जो खुद इस जुर्म में शामिल हैं। चले अब खुद खुतबे के अंदर चलते हैं और इसका तज्जिया करते हैं। इस हिस्से में हम देखेंगे कि अली ने अपने खिलाफ इन इल्जामात को रद्द करने के लिए कितने ज़बरदस्त और लॉजिकल यानी मंतकी दलाइल इस्तेमाल किए। और यहां अली की स्ट्रैटेजी देखें, कितनी कमाल की है। वो अपना दिफा नहीं कर रहे, बल्कि वो तो आगे बढ़कर हमला कर रहे हैं। वो इल्ज़ाम का रुख बिल्कुल सीधा अपने मुखालिफिन की तरफ मोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि जिस हक के लिए तुम रो रहे हो वो तो तुमने खुद छोड़ा था, और जिस खून का बदला मांग रहे हो वो तो तुमने खुद बहाया था। यहां अली ना एक ऐसी मंतक सामने रखते हैं जहां से बच निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। वो कहते हैं, चलो मान लेते हैं कि मैं इस जुर्म में शरीक था, तो तुम भी तो मेरे साथ थे, तो फिर गुनाह में तो बराबर के शरीक हुए, है ना? और अगर ये जुर्म सिर्फ तुमने किया है और मैं नहीं, तो फिर सजा के हकदार भी सिर्फ तुम ही हो। मतलब दोनों सूरतों में तुम्हारा इल्जाम तो बेबुनियाद है। तो फिर आती है ये शानदार मिसाल। वो मेटाफर्स का इस्तेमाल करके ना अपने मुखालिफिन के मकसद को बिल्कुल बेनकाब कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोगों की कोशिशें ऐसी हैं जैसे कोई सूखे थनों से दूध निकालने की कोशिश कर रहा हो, या फिर किसी मर चुकी बिदत में दोबारा जान डालना चाह रहा हो। यानी साफ लफ्जों में तुम एक ऐसे मकसद को जिंदा करना चाहते हो जो ना सिर्फ मर चुका है बल्कि बिल्कुल गलत है। यहां आकर ना खुतबे का लहजा बदल जाता है। अब बात सिर्फ लॉजिकल दलीलों की नहीं रही, अब वो एक वाज़ेह और बहुत संगीन वार्निंग दे रहे हैं। यहां बगावत जारी रखने के नताइज से खबरदार किया जा रहा है। तो बात मंतिक से आगे निकलकर सीधी अल्टीमेटम तक पहुंच जाती है। अली इनके सामने दो रास्ते रखते हैं, या तो सच्चाई को मान लो या फिर अपने गलत मकसद को छोड़ दो। और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं करना तो फिर तीसरा रास्ता है तलवार का, और फैसला वही करेगी। लेकिन इस वार्निंग के पीछे सिर्फ अल्फाज नहीं है, इसके पीछे अली का अपना ज़ाती अज़्म है। वो याद दिलाते हैं कि उन्हें जंग से डराया नहीं जा सकता, क्योंकि मैदान जंग तो हमेशा से उनका घर रहा है। तो ये धमकियां उस शख्स के लिए बिल्कुल बेमायने हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी तलवारों के साये में गुजारी हो। चलें आप खुतबे के ख़िताम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे बहरान के दौरान अली की ताकत और उनके यकीन का असल सरचश्मा वो क्या था। और यहां हमें उनकी असल ताकत की वजह मिलती है। ये खुतबे का निचोड़ है, इसकी रूह है, उनका ना हिलने वाला यकीन। वो ऐलान करते हैं कि मेरा भरोसा मेरे परवरदिगार पर है और मेरे दीन में जर्रा बराबर भी शक नहीं। यही वो बुनियाद थी जिस पर वो इतनी मजबूती से खड़े थे। और बिल्कुल यहीं आकर ये तारीखी वाकया आज भी हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी दौर में वो आखिर क्या चीज़ है, वो कौन सा यकीन है जो इंसान को बड़े से बड़े तूफान का सामना करने की हिम्मत देता है।